बच्चों, कैसे हो आप। एक्सरसाइज 11.3 में हम पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर अप टू 8 क्वेश्चंस तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अप टू क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको पता है कि सीबीएसई या अदर बोर्ड में भी आपके एनसीईआरटी ही बुक चल रही है, और ऑलमोस्ट सभी की बुकें जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही हो गई है। और मैं आपको न तो इंग्लिश न तो हिंदी दोनों का मिक्स रूप में पढ़ाता हूं, तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बताया था। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एक बार बताया था, और ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया। डायरेक्टली मैंने बताया था कि जेड ओ एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल होने पर y इज इक्वल टू आप उसको 3 लिख दीजिए, या y/3 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर एक्स वाई, आप मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस लिया करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब कोई इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्लास 11th में आप लोग पढ़े भी होंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो वो लाइन ऐसे होता है, और हम उस लाइन का इक्वेशन बोला करते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है उसको मान कर चलते हैं, y इज इक्वल टू ए हो जाएगा। और नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसको बोल देते थे y इज इक्वल टू माइनस ए। याद होगा ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में किसकी वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू लिखा करते हैं। उसी तरह से पैरेलल टू y एक्सिस में ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसको बोल देते हैं x इज इक्वल टू माइनस भी होगा या x इज इक्वल टू प्लस भी होगा, अगर y एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड में चल रहा है। तो ऐसे केसेस से हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं, क्योंकि जेड एक्स वाई जेड एक्सिस को आप ऐसे तो ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 में कि अगर कोई लाइन, इस लाइन कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, हमेशा काम देगा आपको। मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट पर जो ऊपर अभी आपने देखे थे, उसी कॉन्सेप्ट पर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 8 की फिर से बात कर रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस है एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन के है, पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन के है। तो अगर ये जेड ओ एक्स प्लेन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 डायमेंशन में क्या होगा कि कोई भी इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, मान लीजिए वो आपका हो पैरेलल टू एक्स ओ वाई प्लेन के लिए हो। ऐसे केसेस में z इज इक्वल टू कोई भी नंबर जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, या z इज इक्वल टू a मान लीजिएगा। अगर इक्वेशन ऑफ ए लाइन हो पैरेलल टू मान लीजिए आपका जेड ओ एक्स हो, जेड ओ एक्स प्लेन के पैरेलल चल रहा है, तो वहां पर y इज इक्वल टू ए मान लीजिएगा, y इज इक्वल टू ए और डिस्टेंस हो जाएगी। और उसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स ओ वाई जेड ओ एक्स हो गया, और वाई ओ जेड हो गया, तो वाई ओ जेड हो गया, वाई ओ जेड प्लेन के हो गया। तो ऐसे में जिसकी वैल्यू नहीं है उसको इक्वल टू मान सकते हैं। तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट था वो भी सही है, आप उसे कर लीजिए, क्योंकि वहां एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगे, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ओनली वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने वहां पर कट पीट कर नहीं बनाया, मैंने कहा चलो उसको बाद में फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन किसी भी प्लेन के पैरेलल होता है, जिसकी वैल्यू नहीं होती उसके इक्वल कांस्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में वही पूछा था कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द एक्सिस है, 3 ऑन द एक्सिस है, किस पर, ऑन द y एक्सिस पर। तो y इज इक्वल टू जितनी डिस्टेंस हो जाएगी, a का मतलब उतनी डिस्टेंस हो जाती है। जैसे ये डिस्टेंस हो गई, तो वहां पर जो दिया 3 यूनिट डिस्टेंस दिया है y एक्सिस पर। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो कि पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन के हो रहा है, यहां पर आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू 3 हुआ करता है, क्योंकि जेड ओ एक्स प्लेन में y की वैल्यू 0 होती है, डिस्टेंसेस 3 यूनिट दिया है। तो जेड ओ एक्सिस के पैरेलल की बात कर रहा है, जेड ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल की बात कर रहा है। ऐसे केसेस में इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगी। इसको कॉन्सेप्टली और भी देखना चाहें, थोड़ा बड़ा हो जाता है कि पैरेलल टू y एक्सिस है, तो उसका मतलब जो डायरेक्शन होगा वो जेड ओ एक्स एक्सिस का आप यूज, जेड ओ एक्स प्लेन का डायरेक्शन यूज करेंगे। और 3 यूनिट एक्स एक्सिस पर चल रहा है, तो 3 यूनिट एक्स एक्सिस का मतलब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस से हो जाए। तो आप उतना न लेकर चलिए, डायरेक्टली आप याद रखिएगा, ये लाइन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत छोटा सा मैंने बता दिया, और शायद ये क्लास 11 किसी बुक में भी मेंशन किया गया है।
तो ठीक है, हमने आपको समझाने की कोशिश किए हैं और 3D में दरअसल कुछ चीज़ें बनाकर समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो 3D प्लेन बनाने में एक्स वाई जेड एक्सिस बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक्स वाई प्लेन के बेसिस पर बताया आपको। अब आप जो देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, ये जरूरी नहीं कि सीबीएसई के लिए ही इंपॉर्टेंट हो, आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई, यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड में आप भी देखना चाह रहे हैं, तो जो एनसीईआरटी बेस्ड पर बुक लागू की गई है तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट इसी जैसा बनता है कि वो भी तो पेपर बनाएंगे भाई, तो इंपॉर्टेंट कहाँ से ढूंढेंगे? इंपॉर्टेंट सीबीएसई पेपर से देख लेते हैं 10 साल से कि भाई ये इंपॉर्टेंट दिया गया है सीबीएसई में, तो हम भी इसको दे देते हैं कि क्वेश्चन वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वही होता है, सब कुछ वही, तो इंपॉर्टेंट भी तो वही मिलेगा। इंपॉर्टेंट आप अगर पढ़कर देखें, पूरे आप बुक को कंप्लीट कर लीजिए, 2 बार कम से कम रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़िए। आप अगर उसके बाद देखते हैं तो अपने आप बता देंगे कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है, इसमें सारा जो क्वेश्चन दिया है उसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, जहां थोड़ा ट्रिक अप्लाई होती है वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बाकी जब आरडी आरएस पढ़ते हैं तो इसी जैसा क्वेश्चंस मिला करता है। तो इसमें देखिएगा पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। 2 प्लेन का इक्वेशन दिया है, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिया है x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन, दैट प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 प्लेन एंड द पॉइंट दिया है। पासिंग लिखा ना, पास प्लेन थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द पॉइंट, और साथ ही साथ वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है। एंड द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है भाई? 2, 2 एंड 1 से पास हो रहा है। 9th वाला क्वेश्चन और 10th वाला क्वेश्चन दोनों एक ही क्वेश्चन है। ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और 10th वाला क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया, उसको भी मैं इसी से कर दूंगा। तो दोनों क्वेश्चंस को देखिएगा, वैसे तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। मैं यहां पर बताऊंगा कि जब 2 प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई तीसरा प्लेन पास होता है, मान लीजिए एक प्लेन ये ले लिया और दूसरा प्लेन हमारे पास यहां है, ठीक है ना, मैंने ये बना दिया। जो तीसरा प्लेन है वो इसके बिटवीन ऐसे उठा हुआ, ऐसे हो, मान लो हमने इसको बना दिया ये, मान लीजिए कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तीसरा वाला प्लेन जो इसके ऊपर, अब 3D बनाना हो तो ऐसा बन ही नहीं पाता मुझसे, है ना। तो 3D मतलब ये बीच में इसके जो इंटरसेक्टिंग प्लेन है वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है। ये पॉइंट आप मान लीजिए पॉइंट P जो है 2, 2 एंड 1 से है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट प्लेन। याद होगा आपको, दोनों इक्वेशन को लेमडा लगाकर जोड़ देते हैं। एक प्लेन का इक्वेशन दूसरे प्लेन का इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ, यहां लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन क्या हो सकता है? इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन इज इक्वल टू क्या हो सकता है? दोनों इक्वेशन को लेमडा लगाकर जोड़ दीजिए, लेकिन याद रखिए कांस्टेंट के साथ। सो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 और प्लस लेमडा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह होगा इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। क्या होगा? इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। दोनों इक्वेशन को लेमडा लगाकर ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए जरा x का कलेक्शन करते हैं। कैसे करेंगे भाई? देखिए ये 3x लिखा है, ये माइनस वाई है, ये 2z है, माइनस 4, यहां लिख दीजिए लेमडा x प्लस लेमडा वाई और प्लस लेमडा जेड और माइनस 2 लेमडा विच इज इक्वल टू 0। लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई प्लस लेमडा जेड माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब अगर मान लीजिए इस x और इस x को कॉमन लेते हैं, इनमें से 3x प्लस लेमडा x में से x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? 3 प्लस लेमडा। भाई देखिए यहाँ 3 बचा, यहाँ लेमडा बच गया। नेक्स्ट में देखिए माइनस वाई है और ये लेमडा वाई है, तो इनमें से आप अगर y कॉमन लेते हैं तो -1 प्लस माइनस, देखिए यहाँ -1 बचा और यहाँ क्या बचा? लेमडा बच गया, तो -1 प्लस लेमडा हो गया, प्लस जेड। जेड में क्या होगा? 2 यहाँ है और लेमडा यहाँ है, तो 2 प्लस लेमडा बच जाएगा।
2 प्लस लेमडा बच गया, और कांस्टेंट क्या बचा, -4 -2 लेमडा। तो लिख दीजिए दोनों को, -4 एंड -2 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। मैंने जहां पर x y z को एक साथ लिख दिया। अब क्या दिया है, अब इंटरसेक्टिंग जो प्लेन है वो कंडीशन देता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया वो किसी पासिंग पॉइंट से है, अगले क्वेश्चन में दिया है पासिंग पॉइंट से, उसके बाद दिया है किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो, या दे सकता है किसी लाइन के पैरेलल हो। ये कंडीशन 3 बनेगा। क्या बन सकता है, इंटरसेक्टिंग प्लेन किसी पॉइंट से पास हो सकता है, इंटरसेक्टिंग के प्लेन किसी अदर प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में है, या इंटरसेक्टिंग प्लेन किसी लाइन के पैरेलल हो। तीनों कंडीशन बन सकती है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए दे दिया कि ये प्लेन एक पॉइंट से पास होता है, तो लिख दीजिएगा इफ इट दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 1 से है तो पुट कर दीजिए, क्योंकि जब ये प्लेन किसी पॉइंट से पास होगी तो x y z के प्लेस पर 2 2 1 रखा जा सकता है। तो यहां रख दीजिए 2, देन एट द पॉइंट लिख दीजिए, एट द पॉइंट 2 2 1, बिकॉज दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 1, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, 2 3 प्लस लेमडा, यहां y के प्लेस पर 2 रख दीजिए, -1 प्लस लेमडा प्लस z के प्लेस पर 1 रख दीजिए, 2 प्लस लेमडा, और कितना बचा, -4 -2 लेमडा विच इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 लेमडा -2 प्लस 2 लेमडा -2 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 प्लस लेमडा -4 -2 लेमडा इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 लेमडा 2 लेमडा कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हुआ, -2 से -2, देखिए -2 हो गया और +2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता कैंसिल होगा, तो 6 और -4 इज इक्वल टू 2 बच गया, 2 लेमडा प्लस लेमडा इज इक्वल टू 3 लेमडा बच गया विच इज इक्वल टू 0। सो लेमडा इज इक्वल टू -2/3 आ गया। लेमडा की वैल्यू -2/3 आ गई। इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। लेमडा की वैल्यू मान लीजिए मैंने कैलकुलेशन किया, कहीं कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक आ गया तो उसको आप देखिए, ठीक है, मैं बता दिया आपको। तो 2 3 6 हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट में लेमडा की जो वैल्यू -2/3 आई उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, तो आपको इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन मिल जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, देन इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, आप इस लेमडा की वैल्यू पुट कीजिए। कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। देन इक्वेशन 1 क्या है, x, देखिए यहां पर 3 प्लस लेमडा है 3, और लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, -2/3 प्लस y -1, लेमडा की वैल्यू है -2/3 प्लस z, लेमडा की वैल्यू कितनी है -2/3, और -4 -2, लेमडा की वैल्यू कितनी है -2/3 विच इज इक्वल टू 0। या इसको लिख सकते हैं 3 3 9 -7 इज 9 -2 इज 7/3 प्लस y -3 -2 5/3, यहाँ लिख दीजिए z, 3 2 6 -2 इज 4/3, यहाँ देखिए 3 4 12 और प्लस 14, -12 प्लस 14 इज इक्वल टू -8/3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो आप देख ही रहे होंगे। 3 कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 7x -5y प्लस 4z -8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया। इक्वेशन ऑफ उस प्लेन को जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा था, साथ ही साथ एक पॉइंट भी गिवन था कि ये इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन बताइए जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा था, ठीक है। अब यही क्वेश्चन नंबर 10th में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 10 11 में बता रहा हूं बार बार, ठीक है ना। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं, जो सेम ऐसे ही है और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है, रब कर दें अब इसको, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपके वेक्टर फॉर्म में दिया गया होगा। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं यहां पर जो क्वेश्चन करूंगा सारे कार्टेशियन फॉर्म में ही करेंगे, इजी पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा बार बार फॉर्मूले को। देखिए इसमें पूछा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर इक्वेशन पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको क्या लिख देंगे, बाद में कार्टेशियन में सॉल्व करने के बाद वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कार्टेशियन से वेक्टर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पूछा है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। प्लेन्स दिए हैं, दो प्लेन का इक्वेशन दिया है,
प्लेन्स कौन कौन सा है? वेक्टर r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 7 और दूसरा है वेक्टर r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 9 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड ये जो इंटरसेक्टिंग प्लेन है वो एक किसी पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट क्या है? एंड द पॉइंट आपके पास है 2, 1 एंड 3। क्वेश्चन सेम है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 9 किए थे, बस ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दीजिए। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा इसका? भाई देखिए r की जो वैल्यू होती है वो xi yj z के होती है। जब r की वैल्यू आप रखेंगे xi yj z के, बताया भी तो शायद था, और ये 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 2x 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 7 है, तो माइनस 7 रख दीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म आ गया, हो गया ना। दूसरे वाले को भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। दूसरा वाला इक्वेशन क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म में? डायरेक्टली लिख देता हूं, r की वैल्यू यही रखते हैं, बिकॉज इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना तो xyz एक्सिस तो चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 2x प्लस 5y। जरूरी नहीं होता कि आप उसको वेक्टर में ही कीजिए, जरूरी नहीं होता कैसे कर रहे हैं आप, क्वेश्चन को देखिए जहां आपको समझ में आ जाए। 3z और माइनस प्लस 9 है, ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस टू इक्वेशंस मैंने लिख दिया, कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। अब लिख लीजिए जैसे करते थे, क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन क्या होगा भाई? दोनों को लेमडा यूज कीजिए और ऐड कर दीजिए जो कि इनके इंटरसेक्टिंग से पॉइंट से पास हो रहा था। तो लेमडा लगाकर ऐड कर रहे हैं 2x प्लस 5y माइनस प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। लेमडा को कलेक्ट कर लीजिए। लेमडा कैसे कलेक्ट करेंगे? लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x को एक साथ लिख देंगे। तो ऐसा करते हैं, x यहाँ x का कोफिशिएंट 2 होगा, लेमडा का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 प्लस लेमडा हो जाएगा। उसी तरह से y को लिख लीजिए। y कितना होगा भाई? देखिए y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, लेमडा इंटू 5 इज इक्वल टू 5 लेमडा हो गया, प्लस z का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस 3 है, यहाँ पर लेमडा इंटू 3 इज इक्वल टू 3 लेमडा हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए डायरेक्टली लिख देता हूँ माइनस 7 लेमडा इंटू माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 लेमडा विच इज इक्वल टू 0। ये आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। अब ये प्लेन किस पॉइंट से पास हो रही है? 21.213 से पास हो रही है, तो लिखेंगे इंटरसेक्टिंग प्लेन पासिंग थ्रू, इंटरसेक्टिंग लिखा है सिंस इंटरसेक्टिंग प्लेन पासेस थ्रू, ठीक है ना, पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है भाई? 213। देन क्या होगा भाई जब 213 से पास हो रहा है? x के प्लेस पर 2 रख दीजिए, तो 2 यहां आ जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, और y के प्लेस पर 1 रख दीजिए। 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस 5 लेमडा, z इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, तो 3 लिखने के बाद आप लिखेंगे माइनस 3 प्लस 3 लेमडा, और बचा माइनस 7 माइनस 9 लेमडा, तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस 7 माइनस 9 लेमडा इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करते हैं इसका, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 प्लस 4 लेमडा प्लस 2 प्लस 5 लेमडा, और यहाँ देखिए 3 माइनस 3 इज 9 और प्लस 9 लेमडा माइनस 7 माइनस 9 लेमडा इज इक्वल टू 0। मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। तो माइनस 9 लेमडा और प्लस 9 लेमडा कैंसिल हो गया अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ बच गया 4 लेमडा प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 9 लेमडा, ठीक है ना। और 4 प्लस 2 6, और यहाँ 9 7 16 मतलब माइनस 10 बच जाएगा। ये नहीं बचेगा भाई, 4 प्लस 2 6 हो गया और 9 7 16 हो गया, माइनस 16 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 10। सो लेमडा इज इक्वल टू 10/9 आ गया, लेमडा की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है,
जैसे भी किए थे। लेमडा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में लेमडा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और लास्ट में हम इसको फिर से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये पूरा इक्वेशन 1 है। देन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू रखिए x 2 + 2 लेमडा इज इक्वल टू 10/9, ठीक है ना, प्लस y 2 + 5, यहाँ पर देखिए लेमडा के प्लेस पर 10/9 रख रहे हैं, तो 5 × 10/9 प्लस z कितना होगा, ये पार्ट देख लीजिए, लेमडा के प्लेस पर वैल्यू पुट करते चलिए, ठीक है। यहां आ जाएगा z -3 प्लस 3 × लेमडा इज इक्वल टू 10/9 और लास्ट में बच गया प्लस -7 -9 और लेमडा इज इक्वल टू 10/9 विच इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा फिर। तो 9 × 2 = 18 और 20 कितना होगा 38/9, देखिए यही ना होगा, 10 × 2 = 20, 9 × 2 = 18, 38/9 हो गया। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9 × 2 = 18 और 5 × 10 = 50, मतलब 68 हो जाएगा भाई। 18 + 50 = 68 और z इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 9 × 3 = 27 और 10 × 3 = 30, तो 30 में से 27 गया, 3/9 बच गया। और यहाँ बचा कितना, 9 × 7 = 63 और 63 और 90, 9 × 6 = 15, 153/9 एज पर माई वे, है ना, यही आएगा करीब करीब 90 हो गया। 3 और 9 × 6 = 15 जो भी, ठीक है ना। 9 कॉमन ले लेते हैं तो 38x प्लस 68y प्लस 3z और -153 इज इक्वल टू 0 हो गया। कैलकुलेशन देखिए कहीं कहीं हो जाता है मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन करते समय कहीं माइनस प्लस मिस्टेक हो जाती है, ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ों से हमें थोड़ा बचना है कि मिस्टेक ना हो। कोई और नंबर जो इसको डिवाइड कर सके, 38 है, 38 नहीं होगा मेरे हिसाब से, कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएंगे जो कि इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 लेकर, ठीक है। एक बार आपने इसको देख लिए होंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द in line of intersection of the plane x plus y plus z is equal to 1 and 2x plus 3y plus 4z is equal to 5 and which is perpendicular to the plane x minus y plus z is equal to 0। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर भी बताऊंगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने तीनों बता दिया था। दो प्लेन का इक्वेशन दिया है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तीसरा प्लेन पास हो रहा है। एक प्लेन यह है और दूसरे बुक में दिया है 2x plus 3y plus 4z इज इक्वल टू 5। ये दो प्लेन का इक्वेशन है, इसके इंटरसेक्टिंग से एक प्लेन पास हो रहा है एंड वो इंटरसेक्टिंग जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 है। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर बीच में क्वेश्चंस को और इसी जैसा उठा देंगे। कैसे करेंगे भाई, देखिए जो प्लेन है वो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन निकाल लें। कैसे निकलेगा, सबसे पहले 1 को तो ट्रांसफर कर दीजिए, इसको लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। दूसरा वाला इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन क्या आएगा, आ जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेमडा का कलेक्शन करते हैं, मतलब x की वैल्यू के लिए, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लेमडा इंटू 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा, x को एक साथ लिख दिए, इस x को और इस x को, प्लस y के लिए देखिए y कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर लेमडा इंटू 3 कर लेंगे तो 3 लेमडा मिल जाएगा, प्लस z का कोफिशिएंट यहाँ देखिए 1 है और 4 इंटू लेमडा इज इक्वल टू प्लस
4 लेमडा हो जाएगा। कांस्टेंट कितना बचा, -1 बचा, और लेमडा इंटू -5 इज इक्वल टू -5 लेमडा। तो यहाँ लिख दीजिए -1 -5 लेमडा विच इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ से पहला 2 क्वेश्चन 9th और 10th भी शुरू हुआ था और यहीं से 11th भी शुरू हो रहा है। अब क्या दे रहा है, पासिंग पॉइंट देता तो एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट रख देते थे, निकल गया, 9 10 वही निकला ना। अब क्या दिया है कि ये इंटरसेक्टिंग प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दिस प्लेन है ना, लिखा ना इंटरसेक्टिंग प्लेन, लिखा वहां पर क्वेश्चन में कि इंटरसेक्टिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर। इंटरसेक्टिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। जब दो प्लेन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे यहां पर याद रखिए, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है। अगर ये दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, देन इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लिख देता हूं, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर, ये सिंबल मैंने परपेंडिकुलर का लगा देता हूं। इन केस ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, a1 a2 इनके डायरेक्शन रेशियो जो कि x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और इन केस ऑफ पैरेलल भी याद रख लीजिए, इन केस ऑफ पैरेलल में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। लाइन में भी यही चलता था और प्लेन में भी यही है। तो यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है कि ये जो लाइन इंटरसेक्टिंग प्लेन है और ये जो प्लेन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इन केस लिखा ना इंटरसेक्टिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस है, ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब आप इसी फार्मूले को यूज कीजिए यहां पर। देन क्या लिखेंगे, देन इस लाइन, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस 2 लेमडा और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 है। देखिए ये किए थे a1 a2 मतलब इसका x और इसके x का कोफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लेमडा है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा प्लस नेक्स्ट यहाँ पर y कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस 3 लेमडा और यहाँ y कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ लिख दीजिए क्या, मैंने प्लस की जगह -1 इंटू 1 प्लस 3 लेमडा, ये ना होगा -1 इंटू 1 प्लस 3 लेमडा। और z का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस 4 लेमडा और यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये ना होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। और ये नहीं यूज करना, कांस्टेंट का मतलब नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट तो डिस्टेंस को बता रही है, तो यहाँ कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं। ओनली जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों को डायरेक्शन रेशियो आपस में परपेंडिकुलर या पैरेलल केस बनाती है जब पैरेलल और परपेंडिकुलर के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ बता दिया a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू देखिए 1 प्लस 2 लेमडा -1 माइनस 3 लेमडा और प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो -1 से +1 कैंसिल है ना, तो बचा कितना 4 माइनस 3 इज 1 और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 लेमडा और यहाँ बचेगा ओनली 1, सो -1 कर दीजिए, लेमडा की वैल्यू -1/3। लेमडा की वैल्यू निकालना मेन हो जाता है, लेमडा की वैल्यू निकलते ही इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो इक्वेशन 1 क्या होगा, देन इक्वेशन 1 आप ले लीजिए x y की लेमडा की वैल्यू -1/3 रखते चलिए डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 - 2/3 प्लस y की वैल्यू देखिए लेमडा की वैल्यू -1/3 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 + 3 इंटू -3 है ना, तो -3/3 आ जाएगा। ये ना भाई देखिए लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर रख दिए और z की जगह रख दीजिए प्लस z 1 - 4/3, 4 लेमडा है तो लेमडा की वैल्यू -1/3 और कांस्टेंट जो लिखा है -1 - 5 इंटू -1/3
इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिएगा तो x/3, इसको देखिए y की वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी, y नहीं रहेगा, और यहाँ कितना बचेगा -z/3, और यहाँ कितना बच जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -3 + 5 इज इक्वल टू +2/3 इज इक्वल टू 0, या इसको लिख दीजिए x - z + 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन आप प्लेन आ जाएगी। अब एक लाइन और याद रखिए, यहां तो दे दिया था इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू दिस प्लेन, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता, यही लाइन थोड़ा चेंज कर देता, इंटरसेक्टिंग, ये हो गया कंप्लीट, आप नोट कर लीजिएगा उसको। अब इसी जैसा मैं दूसरा बता देता हूं, अगर यही दे देता कि इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, लाइन दे दिया, मान लो x - 2/1, y - 3/-1, और इज इक्वल टू z मान लो कुछ भी आप ले लीजिए, हमने 1 - 1 इसलिए ले लिया, डायरेक्शन रेशियो लिखा गया था। जब ऐसा केस बनेगा, ऐसा केस बनते हैं जब डायरेक्शन रेशियो आपके दे दिए 1 - 1 + 1, ठीक है ना, क्या कंडीशन हो गई कि इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन हो गया। तो ऐसे केसेस में डायरेक्शन रेशियो जो इसकी होगी और इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है ये तीनों, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, 1 × 1 + 2 लैम्डा, ऐसे ही -1 × 1 + 3 लैम्डा, ऐसे ही 1 × 1 + 4 लैम्डा, आपका सब कुछ यही बनेगा। जब एक प्लेन किसी लाइन के पैरेलल होती है तो दोनों डायरेक्शन रेशियो आपस में परपेंडिकुलर बनाते हैं। कैसे, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का डायरेक्शन रेशियो ऐसे चल रहा है मान लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना उस पर, डायरेक्शन रेशियो ऐसे। अब इस ब्लैक बोर्ड के पैरेलल मान लीजिए दूसरा ब्लैक बोर्ड के पैरेलल ये लाइन हो गई, ये ब्लैक बोर्ड के पैरेलल लाइन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड का डायरेक्शन रेशियो यह है और लाइन पैरेलल चल रही, इस ब्लैक बोर्ड के पैरेलल चल रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन रेशियो के साथ परपेंडिकुलर केस बनाएगी। तो यही होता है जब लाइन पैरेलल टू ब्लैक बोर्ड होगा, पैरेलल टू प्लेन होता है, तो वह परपेंडिकुलर केस बनाती है, और परपेंडिकुलर हो गया ब्लैक बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब डायरेक्शन रेशियो इन दोनों के पैरेलल हो जाएंगे। परपेंडिकुलर केस में पैरेलल और पैरेलल केस में परपेंडिकुलर हो जाता है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लेकर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन आर, दिस टू इक्वेशंस आर वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं, इसके बिटवीन एंगल पूछा गया है। एक क्वेश्चन और मैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे वेक्टर इक्वेशन पूछा गया था, ठीक है ना, और मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखकर छोड़ दिया था। तो वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन जैसे वेक्टर बनाए थे वैसे ही वेक्टर बना दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आंसर आपका 68x + 35y या कुछ भी ऐसे आया हो, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, वेक्टर r डॉट यहाँ लिख दीजिएगा 68i 35j 3k इज इक्वल टू 153, आंसर हो गया। इतना तो आप कर सकते हैं, मान लीजिए वहाँ मिस्टेकली नहीं लिखा गया तो, ठीक है। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है एंगल बिटवीन प्लेन के बिटवीन एंगल पूछा है। तो ये भी आप जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर प्लेन वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो आप उसको लिखते हैं, मान लीजिए पहले इक्वेशन आप प्लेन ही लिख देता, वेक्टर r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 मान लीजिए, और वेक्टर r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 होता। तो एंगल बिटवीन ये दो प्लेन का इक्वेशन होता है। ऐसे केसेस में इन दोनों के बिटवीन एंगल वेक्टर n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n2। याद हो गया होगा, तो यही तो लाइन का भी था, फॉर्मूले के जैसा चलता है, बस कॉस प्लेन के बीच में, लाइन के बीच में कॉस चलता है, लाइन और प्लेन चलता है तो साइन हो जाता है बस। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन रेशियो, ये देखिए वेक्टर r डॉट n1 मान लीजिए इसको, और ये डिस्टेंस d1 है। इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन आप प्लेन दिया है वो आप d2 मान लीजिए, n1 n2 की वैल्यू आपको निकल जाएंगे। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, n1 डॉट n2 2i प्लस 2j माइनस 3k का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, n2 के साथ, 3i माइनस 3j n प्लस 5k के साथ, अपॉन मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 2i प्लस 2j माइनस 3k और 3i माइनस 3j n प्लस 5k के साथ।
डॉट प्रोडक्ट कीजिए, एंगल फाइंड कर लीजिए, कितना आएंगे 3 इंटू 2, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 6, 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए कितना आएगा 4 प्लस 4 माइनस 9 है तो प्लस 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 और 5 स्क्वायर इज 25 हो जाएगा, प्लस 25, तो ये कैंसिल कर लीजिए, माइनस 15 अपॉन यहाँ 4 9 4 13, 13 प्लस 4 इज 17 इंटू अंडर रूट, यहाँ 9 9 18 हो जाएगा, या 9 प्लस 5 14, 14 9 23, 14 प्लस 9 इज 23 और 2 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। यह आ जाएगा 43 और इसको आप एक साथ लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 15 अपॉन 17 इंटू 43, या इसी तरह से जो भी आंसर आ जाए। एंगल बिटवीन पूछा है, हमने निकाल दिया, एंगल कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, है ना, ठीक है। कॉस थीटा फाइंड करना था, एंगल बिटवीन टू प्लेन आ गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ठीक है, कंप्लीट। चले मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लीजिएगा, कुछ मुझे लगता है कॉमन नहीं हो पाएगा बिकॉज और नंबर दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए एंगल नेक्स्ट लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन को। एंगल का क्वेश्चन इस बार सीबीएसई में डिलीट कर दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 डिलीटेड है और क्वेश्चन नंबर 13 का कुछ पार्ट डिलीटेड है, जब वो एंगल पूछेगा तो डिलीटेड है, अदरवाइज आप उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ये दोनों आपका डिलीटेड है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 पूछा, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अगर ना तो पैरेलल ना परपेंडिकुलर हो, ऐसे केसेस में उनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जैसे 13 का ए पार्ट आपका दिया है 7x प्लस 5y एंड प्लस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन साथ में जो दिया है वो है 3x है, 3x माइनस वाई माइनस 10z एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही ना। अगर मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन दिया होगा और हमसे पूछेगा कि ये पैरेलल या परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल कैसे चेक करेंगे, टू चेक पैरेलल, एक दो बता देता हूं, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। पैरेलल चेक करने के लिए क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस, मतलब 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 10, ये आपका इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ इक्वल नहीं है, तो यह आप कर सकते हैं कि नो पैरेलल, ठीक है ना, दिस प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा। और इन केस ऑफ परपेंडिकुलर अगर होता तब के लिए क्या करते हैं, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर अगर ये चेक करना हो, ठीक है, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर दिस इंटू दिस मीन्स a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2, 6 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 कितना होगा 21 माइनस 5 माइनस 60, ये तो है ही नहीं, नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, ठीक है न। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 नॉट इक्वल टू 0, तो ना तो परपेंडिकुलर है, नो परपेंडिकुलर, दिस प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा, ये दीज आर नॉट परपेंडिकुलर हो गया। ओके, मैंने नॉट परपेंडिकुलर का सिंबल लगा दिया, मीनिंग वही है। अगर ये दोनों नहीं है तो इनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एंगल देन फाइंड एंगल, देन फाइंड एंगल, एंगल फाइंड करना है आपको। तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, जब दो प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में दिए जाते हैं तो उनके बिटवीन एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा उनके बिटवीन एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। सो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 7 इंटू 3 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू माइनस 1 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इंटू माइनस 10
प्लस 6 इंटू माइनस 10 अपॉन अंडर रूट कितना हो गया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 और प्लस 6 का स्क्वायर इज 36 इंटू अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर इज प्लस 1 और माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू 7 3 जा 21 हो गया एंड माइनस 5 माइनस 60 अपॉन अंडर रूट, कैलकुलेशन है 6 5 11 11 प्लस 9 इज 20, ठीक है ना, और 3 2 5 5 और 4 9 9 और 2 11 110 इंटू अंडर रूट 110, ठीक है, तो 110 कॉमन ले लीजिएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 65 हो गया, 65 माइनस 21 कर लीजिए, 5 1 4 6 2 4 44 हो जाएंगे, 4 1 5 4 2 6 हो जाएंगे अपॉन 110 और ये माइनस में आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू अगर फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स और इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा -44 अपॉन 100 जो भी, ठीक है ना। कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन जिस हिसाब से थे हमने वहाँ पर इसके सोल्यूशन किए, क्वेश्चन एक बार मैंने देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और बता देते हैं, बाकी सभी ऐसा है कि अगर पैरेलल और परपेंडिकुलर है तो आपको बताना है कि पैरेलल या परपेंडिकुलर है, नहीं पैरेलल ना तो परपेंडिकुलर, तो एंगल कैसे फाइंड करना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए कि कैसे पैरेलल चेक करेंगे, कैसे परपेंडिकुलर चेक करते हैं। अगर पैरेलल हो गया तो इंटरसेक्टिंग नहीं करेगी, परपेंडिकुलर हो गया तो 90 डिग्री बनेगा, 0 बन जाता है, cos 90 की वैल्यू 0, थीटा वहाँ पर जाहिर सी बात 90 डिग्री आ गया। तो हमें ओनली पैरेलल और जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे या जो पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं होंगे तब के केसेस में हमें इसकी वैल्यू बतानी है, एंगल फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हो, पैरेलल केसेस में कैसे करेंगे, दिस अपॉन दिस, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन दूसरे का कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y दूसरे का कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ z दूसरे कोफिशिएंट z है ही नहीं, ये आपस में इक्वल है, कहेंगे नहीं है तो ये लिख दीजिएगा ये पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर देखते हैं, परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, x1 a1 a2 करते हैं, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 1 इंटू माइनस 2 प्लस z यहाँ नहीं है तो z के लिए दूसरे का z का कोफिशिएंट 0 मान लें और इसकी वैल्यू देखिए 2 माइनस 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। सो बोथ लाइन या बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल नहीं फाइंड करना है। अब परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो तो नहीं फाइंड करना, अगर ये दोनों नहीं है तो आप एंगल फाइंड कर लीजिए, हो जाए क्वेश्चन ना। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको सी डी ई जो भी दिया है इसमें कहीं प्रॉब्लम आएगी। चेक करना है, कोफिशिएंट को ले लीजिएगा तो पैरेलल बनाएगा, इनके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के डायरेक्शन रेशियो या इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं तो पैरेलल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लेकर, अब इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पार्ट्स है, आ जाएंगे आपको 9th 10th 11th तक की क्वेश्चंस ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस फाइंड करने का क्वेश्चन 1 मार्क्स में मिल भी जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप इंपॉर्टेंट देकर पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। देखिए आपका होगा क्या क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर दिया है पॉइंट है 0 0 0 है और प्लेन का इक्वेशन जो दिया है, प्लेन आपका है 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन बता देता हूं, एक और दो बता देते हैं, इसके बाद आप ट्राई कर लीजिएगा। किसी एक पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। मैंने बताया था, अगर मान लीजिए x1 y1 z1 पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए P है, x1 y1 और z1 है, इस पॉइंट से इस प्लेन जिसका इक्वेशन मान लीजिए ax प्लस by
प्लस सी जेड एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। हमें यह डिस्टेंस डी फाइंड करनी है, तो इसको आप कैपिटल ले लीजिए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस डी फाइंड करनी है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है जो कि डी है। मैंने उसके लिए बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आप x के प्लेस पर जो पॉइंट होंगे उस पॉइंट को पुट कर दीजिएगा और अपॉन उसके x y z के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। सिंपल तरीके आप कीजिए, कैलकुलेशन ही तो करना है। इतना बड़ा डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये तरीका नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, ये नहीं पूछा आपसे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो मैंने एक तरीका और बताया था, क्या कि भाई यहाँ से पॉइंट है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा, तो ये जो परपेंडिकुलर जहाँ हो रहा है उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, बिकॉज इक्वेशन निकालना जानते हैं तो ये कोऑर्डिनेट जब निकाल लेंगे तो इनके बिटवीन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो होगा वही आपसे पूछा है, या डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह के क्वेश्चंस ये पॉइंट निकालना बताया था, और जब ये पॉइंट निकल गया तो इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी वही आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। आप उस तरह से करना चाहें तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सिंपल करने के लिए यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, अगर इस क्वेश्चन का फाइंड करना चाहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए प्लेन का इक्वेशन है, उसमें एक्स वाई जेड के प्लेस पर 0 0 0 पुट कर दीजिए। क्या होगा, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 और प्लस 12 जेड 0 और माइनस 3 लिख दीजिए, प्लस 3 है ना, इसको लिख दीजिए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। भाई इक्वल के इधर ला दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट किसका होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर 9, वाई कोफिशिएंट माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16 और जेड का कोफिशिएंट 12, सो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 3 की वैल्यू प्लस हो जाएगी बिकॉज वैसे भी डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, और ये कितना होगा 69 25 169 आ जाएगा। 169 13 का होता है ना, 13 हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से यही आएगा, ठीक है ना। 6 4 10 और 9 19 और 4 1 5 1 6, ठीक है, 3/13 इतना यूनिट आ जाएगी। तो ये सिंपल तरीका अप्लाई कीजिए, वो बड़ा भी तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा बताया था वैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक और बता देता हूं आपको बी पार्ट। अब जो पॉइंट दे दिया है बी पार्ट में कि 3 - 2 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस प्लेन पर निकालना है, 2x - y प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करिए, बहुत बड़ा वाला फार्मूला मत अप्लाई कीजिए जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना बताया था। तो डिस्टेंस यहाँ पर ये पॉइंट पुट कर लीजिए, x के प्लेस पर, y के प्लेस पर -2 पुट करेंगे तो देखिए माइनस है, y के प्लेस पर -2 पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस, और z के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है अपॉन अंडर रूट कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर इज 4। देखिए कहीं मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आएगी। 2 3 = 6 हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएंगे 2z के प्लेस पर माइनस y है ना, +2 एंड +2 तो 2 2 4 3 7 अपॉन 4 4 8 1 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो डिस्टेंस आप जो निकालेंगे वो लिख दीजिएगा 13/3 यूनिट, ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट होती है। बी सी मैंने आप बी बता दिया, सी डी आप ट्राई कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़े करने की जरूरत नहीं, सिंपल तरीका अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन शायद फॉर्मूले बुक में हो ना हो कोई बात नहीं, बट आप एक कंसेप्ट सही है, आप इसी को अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिससेलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे हम लोग।